राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग हमारा इंग्लिश लिटरेचर का दूसरा पोएम स्टार्ट करें। सो माय नेम इज निकिता शर्मा। आज की इस क्लास में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। जो फर्स्टली मैं बता दूं आपको कि आज हम जिस पोएम को पढ़ेंगे उसका नाम है माय लास्ट डचेसेस, और ये हमारे बीएड के भी टॉपिक का ही है। ठीक है, तो जो माय लास्ट डचेसेस है उसको लिखने वाला कौन था? रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिसको इसने लिखा है। और अगर इसकी बात करें तो इनका जन्म हुआ था 7 मई 1812 को एंड इनकी डेथ हुई थी 12 दिसंबर 1889 को। विक्टोरियन पोएट थे ये, मतलब कि विक्टोरियन पोएट थे और विक्टोरियन एरा में ही इन्होंने बहुत सारी पोएम्स और ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखे थे। ठीक है, और मैरिड दी पोएट एलिजाबेथ बैरेट, और इन्होंने एलिजाबेथ बैरेट से शादी की और उसके बाद में एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग हो गई और कंसिडर्ड एज द मास्टर ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। और इनको ड्रामेटिक मोनोलॉग का मास्टर बताया जाता है क्योंकि इनकी सारी जितनी भी है वो सब कुछ ड्रामेटिक मोनोलॉग में ही लिखी गई है और पब्लिशमेंट भी उसी में ही किया गया है। अगर फेमस वर्क की मैं बात करूं तो फेमस वर्क इनके है पाइड पाइपर ऑफ हेमेलिन, मैन एंड वुमेन, देन ड्रिंक एंड द बुक। उसके अलावा दिस पोएम इज पब्लिश्ड इन 1842। इनके जो इस बुक को या फिर इस पोएम को पब्लिश होने में 1842 में हुई थी। राइमिंग स्कीम जो है वो है AABBCCDD एंड ये 56 लाइन्स में लिखी हुई है एज ए कपलेट्स। आपको समझ में आया है कि मैंने नॉर्मली छोटी सी बात बताई है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की मैरिड किसके साथ हुई और ये किस एरा में काम करते थे, वो सब कुछ इन्होंने विक्टोरियन एरा में काम किया है। अगर मैं बात बताऊं आपको कि चलो ठीक है इन्होंने विक्टोरियन एरा में जो भी किया वो सब कुछ ठीक था, लेकिन जो इन्होंने ये पोएम लिखी माय लास्ट डचेसेस, ये बहुत ही ज्यादा उस टाइम पीरियड की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो माय लास्ट डचेसेस है ना, ये जो स्टोरी है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो क्या है। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग को अगर मैं बताऊं आपको कि ड्रामेटिक मोनोलॉग उसे बोला जाता है जिसमें लिजनर और एक स्पीकर होता है। ये दो लोग होते हैं, लिजनर और स्पीकर। इसमें क्या होता है, लिजनर जो होता है वो बिल्कुल कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ वो सुनता है। ठीक है, और जो स्पीकर होता है वो अपनी वाहवाही हो या फिर जो भी उसकी क्वालिटीज हो या जो भी उसको बोलना है वो पूरा उसको डिटेल में बोलता रहता है, और लिजनर जो होता है वो चुपचाप खड़ा होकर वहां सुनता है। तो इस पोएम में भी ऐसा ही होता है कि एक कैरेक्टर होता है। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ बनाया नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये तो माने क्या है, ड्यूक ऑफ फरारा है। ये ड्यूक ऑफ फरारा है और ये एक हमारे क्या स्पीकर है, और जो लिजनर है वो है जो राजा का भेजा गया हुआ मैसेंजर। ठीक है, जो मतलब इंसान को या बंदे को जिसको भेजा गया था वो मैसेंजर इनके पास आता है। तब ड्यूक ऑफ फरारा जो भी इस पोएम में बोलते हैं उससे इतना ही पता चलता है कि जो औरत ना है वो एक ऑब्जेक्ट, एक टूल है जिसको हमें टाइम पड़ने पर ही यूज करना चाहिए, या ज्वेलरी है जिसे कीमती ज्वेलरी आप बोल सकते हो, जिसको टाइम पर ही आपको क्या करना चाहिए, पहन के दिखाना चाहिए। इसके अलावा औरतों की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो सिर्फ एक कंट्रोल के लिए हम उसे यूज करते हैं, एज ए ऑब्जेक्शन की तरह यूज किया जाता है, उसका एक सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है, बाकी कोई लेना देना नहीं होता है। औरत को उस टाइम पर इतनी वैल्यूज, इतनी राइट्स नहीं दी जाती है। और उस टाइम पर अगर मैं कहूँ रॉबर्ट ब्राउनिंग के टाइम पर, तो उस टाइम पर यही हालत थी वहां विक्टोरियन एरा में कि जो औरतें थी वो मतलब कि राज कर रही थी, लेकिन फिर भी ड्यूक के मुताबिक या ड्यूक के जरिए रॉबर्ट ब्राउनिंग ने सब मतलब इन सारी औरतों पे और या फिर इस एरा पर बहुत ही कटाक्ष करके बताया था। और ये ड्यूक ऑफ फरारा इतने स्मार्ट थे कि इन्होंने क्या किया था कि जो हमारी डचेसेस की पेंटिंग थी ना, जो डचेसेस की पेंटिंग थी उसको भी इन्होंने ऐसे प्राइवेट बालकनी, आप बोल सकते हो एक पब्लिक बालकनी पे लगाया हुआ था, जहां से वो उनके बारे में ओवर शो कर सके और अपनी ब्रेवरी दिखा सके कि मैंने ऐसा ऐसा कुछ किया था। ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पर इन्होंने इंपॉर्टेंस के तौर पे बताया है। इससे अगर आप पोएम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ये पोएम है इसके अंदर ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो वुमेन को इन्होंने बहुत बताया कि वुमेन किसी मतलब राइट्स
के लायक नहीं होती है, वुमेन्स का कोई लेना देना नहीं होता है, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह होती है, एक ज्वेलरी होती है जिसको आपको एक टाइम पर पहन के दिखाना होता है, बाकी उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो किसी चीज के लिए बोल नहीं सकती है, किसी को मतलब किसी के कॉम्प्लीमेंट्स नहीं ले सकती है या फिर किसी के लिए स्माइल नहीं कर सकती है। सिर्फ एक इंसान जिसके लिए वो मतलब खिलौने की तरह उसको रहना पड़ेगा, एज अ कठपुतली आप बोल सकते हो, उस टाइप का ये पोयम है। बात पता चली। उसके अलावा अगर मैं बताऊं तो इन्होंने इतने स्मार्टनेस के साथ में जो पब्लिक गैलरी में इसको रख रखा था पेंटिंग को, तो इन्होंने एज अ अचीवमेंट इसको रख रखा था और जो भी आता था उसके बारे में वो बताते थे कि मैंने इसको इस टाइप से रख रखा है। और जो मैसेंजर जिसको बारे में मैंने बोला था कि राजा के द्वारा वो आया है, तो उसने यही सोचा था कि जिस नई लड़की से वो शादी करेगा उसे भी एज अ अचीवमेंट ही वो रखेगा, प्लस उसको भी मतलब वो ज्वेलरी की तरह ही रखेगा, जैसे कीमती ज्वेलरी वगैरह होती है वैसे की वैसे, जब टाइम पड़े उसका यूज करे, एज अ टूल उसे रखे ताकि जब भी जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल कर सके या उसके फायदे के लिए उसे यूज कर सके। इस टाइप का था, मतलब कि वो ये सोचते थे। अगर हम पोएम की अगर बढ़ते हैं तो पोएम की शुरुआत में वो अपने गेस्ट को लेके आता है एज अ कंधे पे हाथ रखकर और उसे बताता है कि तुम देखो यहाँ पर, ठीक है। अभी वहां से अपन स्टार्ट करते हैं पोएम को। अब देखिए जो हमारे पोएम की स्टार्टिंग है वो हमारी कहाँ से शुरुआत है, जब जो रडोल्फो फरारा है वो अपने लिसनर को बताता है कि देखो दैट माई लास्ट डिजीज पेंटेड ऑन अ वॉल, ये मेरी लास्ट डिजीज की पेंटिंग है जो कि वॉल पे टंगी हुई है, लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, और ऐसे लग रहा है कि जैसे वो जीती जागती मेरे सामने खड़ी हो। आई कॉल, मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ, दैट पीस ऑफ वंडर, ये जो बहुत ही कमाल की चीज है, नाउ, जिसे फ्राफ पेंडोल्स हैंड, जिसको किसने बनाया है, फ्राफ पेंडोल, जो कि एक पेंटर है या फिर उन्होंने यहाँ पर एक तपस्वी की तरह उसको बताया है कि वो एक तपस्वी है, ठीक है, जिन्होंने इसको पेंटिंग को बनाया है। वर्क बिजीली अ डे, उन्होंने पूरे दिन भर बैठ करके मुझे देयर शी स्टैंड्स, और फिर मुझे इस पेंटिंग को दिया है, सर से पैर तक एक कंप्लीट पेंटिंग उन्होंने मुझे एक दिन में दी है। विल प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, वो बहुत ही विनम्रता के साथ में कहते हैं कि तुम यहाँ बैठो और इस पेंटिंग को देखो, बट उनका जो बोलने का टोन है उससे पता लग रहा है कि वो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई वो कमांड दे रहे हैं। आई सेड, मैं कहता हूँ, फ्राफ पेंडोल बाय डिजाइन फॉर नेवर रील स्ट्रेंजर्स, फ्राफ पेंडोल्स ने जो डिजाइन करी है उससे बहुत सारे स्ट्रेंजर अजनबी तुम्हारे जैसे मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं कि जो ये पिक्चर में जो एक्सप्रेशंस है, जो फीचर्स है, वो इतनी बारीकी से कैसे आए और कैसे कोई इतनी अच्छी इतनी बारीकी से पिक्चर्स बना सकता है, एक्सप्रेशंस शो कर सकता है। Pictured countenance at the depth and the passion of the earnest glance, जो इतनी अच्छी खूबसूरत तरीके से लाली को एक्सप्रेशंस को बता सकता है, ये कैसे आ सकता है। Turn, since none puts by the curtain I have drawn for you, ये जो कर्टेन है इसको मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं हटा सकता है, क्योंकि मैंने किसी को इतनी परमिशन ही नहीं दी है, इसको सिर्फ हटाने के लिए एक मैं ही हूँ, अगर, और ये हटाया भी मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हें दिखाने के लिए इसको हटाया है। बट आई सीन एंड दे वुड आस्क मी इफ दे डस्ट, वो चाहे तो मुझसे ये वाला सवाल कर सकते हैं, बट उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे वो सवाल कर ले। बात समझ में आई। जो फर्स्ट पोएम की लाइंस है उनमें उन्होंने सिर्फ बताया है कि इस पेंटिंग को बनाने वाला कौन है और बताते हैं जो खूबियां उस पेंटिंग में दिखाई गई थी उनके बारे में। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले पोएम की लाइंस को क्लियर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वाला स्टैंजा कंटिन्यू करते हैं। जो फर्स्टली लाइंस है वो ये है, हाउ सच अ ग्लैंस केम देयर सो नॉट द फर्स्ट, आर यू टू टर्न एंड आस्क हर, सच वाज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली। ये जो ग्लैंस है, ये जो डचेस के गालों पर रौनक है या लाली है, वो कैसे आई, कहाँ से आई, क्यों आई, ये सब कुछ। एक तुम आज सिंगल बंदे नहीं हो, फर्स्ट बंदे नहीं हो जो मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हो। ये क्वेश्चन मुझसे हर कोई करता है कि इतनी लाली कैसे, और ये ऐसा नहीं है कि उसके हस्बैंड की प्रेजेंस की वजह से है, मतलब कि मेरी वजह से है। ओनली कॉल्ड द स्पॉट ऑफ जॉय इन डचेस सेक परहैप्स, ऐसा नहीं है कि मैं उसके सामने खड़ा था जब पेंटिंग बन रही थी या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है, वो मेरी प्रेजेंस की वजह से नहीं है। फ्राफ पेंडोल्फ चांस टू से हर मेंडल लाफ
over my ladies is too much or pain must never hope to reproduce the fan। मेरे फ्रॉक एडल्ट ने एक चांस लिया होगा और बताया होगा कि ये जो तुम्हारे शॉल ने तुम्हारी रिस्ट मतलब तुम्हारी कलाई को कुछ ज्यादा ही ढक रखा है और जो तुम्हारे गालों पर डाली है इसको पेंट करने के लिए मेरे पास में ऐसा कोई पेंट नहीं है, ऐसा कुछ बोला होगा जिसकी वजह से मेरी जो वाइफ है डचेसेस वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट के तौर पे खुश हुई होगी, जिस वजह से उसके चेहरे पर ये लाली आई होगी। Half flush that dies along her throat, such stuff was courtesy she thought and was enough for calling up that spot of joy। वो क्या होती है, छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाती है, अगर उसे कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो वो उस बात पर खुश रहती है और यही उनकी क्वालिटी है और इसी वजह से मेरी राज डचेसेस जो है वो कुछ ज्यादा ही प्लीज होती है छोटी छोटी बातों पे। लेकिन एक रानी की क्वीन की क्वालिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए, उसे जल्दी से किसी बात पर खुश नहीं होना चाहिए, जो कि मेरी डचेसेस के अंदर नहीं थी। यहाँ तक की पोयम की आपको बातें समझ में आई होंगी। मैंने आपको बताया कि वुमेन के बारे में जो ऑब्जेक्शन, जो सोशल स्टेटस के बारे में, मेंटेन के बारे में बात की गई थी वो क्या थी, कैसे थी, क्या रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपने पोएम में लिखा है, हर एक चीज मैंने आपको क्लियर करी है। आई होप यहाँ तक के वीडियो को देखने के बाद में आप समझ सकते हो कि जो लास्ट डचेसेस है वो क्या है। ठीक है, इतनी बात आगे वाली क्लास में करेंगे, बाकी की बातें। अगर यहाँ तक वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे, स्टे सून, स्टे हैप्पी।